हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जहां पे हमारे साथ है जो गेस्ट पधारे हैं डॉक्टर मोहित गोयल, जिन्होंने हेलो सर जिन्होंने MCH DNB न्यूरो सर्जरी किया है VS अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज से, and he has done a super specialization in keyhole and endoscopic neurosurgery and गुजरात में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं since 2018. So welcome sir in our this thing program. और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश परासर सर, जो वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है, साथ में ही ही इज़ अ फैमिली फिजिशियन. सो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. थोड़े हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं जिनके कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि जैसे बीइंग अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं कि जैसे आफ्टर डिलीवरी जैसे मिल्क सिक्रीशन होता है, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो लैक्टेशन के समय पे होता है. लेकिन यदि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर उनको ऐसा मिल्क सिक्रीशन आता है, सो उसके लिए उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत है, या क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ऐसे मिल्क सिक्रीशन के? देखिए, ऐसे मिल्क सिक्रीशंस के बहुत सारे रीजंस है. हार्मोनल हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है. बट न्यूरोसर्जरी पर से अगर आप देखने चाहो तो एक हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया करके एक टर्म है जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है पिट्यूटरी. अब पिट्यूटरी एक ऐसा ग्लैंड है अपने दिमाग के अंदर जो अपने बॉडी के सारे हार्मोन्स और उसको कंट्रोल करता है. तो उसके अंदर कोई गठान हो या उसके अंदर कोई सूजन आ गई हो, कोई भी कारण परंते, तो उसके कारण आपको हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट को प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के पहले वाइट सिक्रीशन, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट हो सकता है. उसके साथ साथ उसके कारण इनफर्टिलिटी के भी केसेस हो सकते हैं. ओके. और सर, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के और कोई सिम्टम्स होते हैं क्या? जैसे पेशेंट्स काफ़ी बार हम देखते हैं कि ऐसे हेडेक की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, या तो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और फिर कंप्लीट चेकअप होता है तब पता चलता है. तो और कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के? जनरली हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कॉजेज आपको इरेगुलर मेंसेस, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट जो आपने बोला. दूसरी चीज़ हेडेक इज़ अ वेरी कॉमन, जो मोस्ट कॉमनली अपने फोरहेड आगे के फ्रंटल रीजन में होती है, या कान के ऊपर टेम्पोरल रीजन्स जो होती है उसके कारण हो सकती है, विच जनरली इंक्रीजेज जब आप आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो देखने के लिए. अगर आप कोई चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व, हमारी जो नर्व होती है आँख की, वो अगर ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हो सकता है उस केसेस के अंदर आपको हेडेक के चांसेस और ज़्यादा मिले. जनरली उसके हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के और कोई कॉजेज नहीं है और कोई सिम्टम्स नहीं है पर से. बट हाँ, अगर उसके साथ साथ कोई दूसरा हार्मोन बढ़ा हुआ है तो फिर उसके सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं. ओके. और दूसरा यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को जैसे गैस्ट्राइटिस है या एसिडिटी वगैरह है, तो पेशेंट ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं. काफ़ी बार पेशेंट को लगता है कि ये कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, तो काफ़ी बार ड्रग हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी कोई मेडिसिन वगैरह चल रहा है. आई थिंक सर को ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस होगा बीइंग अ फैमिली फिजिशियन, कि पेशेंट भूल जाते हैं कि वो एसिडिटी का मेडिसिन ले रहे हैं, एंड समटाइम्स जो डोमपेरिडोन होता है उसकी वजह से भी हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया काफ़ी हम पेशेंट्स में देखते हैं कि दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. दूसरा क्वेश्चन मुझे ये पूछना है सर कि जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा आपने बताया, तो मेरे भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको पिट्यूटरी एडिनोमा है. तो पेशेंट को बहुत डर लगता है कि जैसे ब्रेन में एक ट्यूमर है या तो ब्रेन कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट सभी पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करनी चाहिए, या फिर क्या क्राइटेरियाज है कि ये कौन से पेशेंट को सर्जरी करवाना चाहिए उसमें? देखिए, पिट्यूटरी हमारे न्यूरोसर्जरी के इतिहास में ये चीज़ बोली जाती है कि अगर आपको ज़िंदगी में ब्रेन का कोई भी ट्यूमर हो तो पिट्यूटरी ही ट्यूमर हो. वो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे रिजल्ट्स है उसके. बेसिकली पिट्यूटरी का जो माइक्रो एडिनोमा है कि मैक्रो एडिनोमा है, वो डिपेंड करता है उसकी साइज़ पे.
अगर साइज़ जो है वो 1 सेंटीमीटर से नीचे है तो उसको माइक्रो एडिनोमा कहा जाता है। उस केस के अंदर पेशेंट का अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है तो जो अपना एंटागोनिस्ट जो होते हैं, डोपामीन एंटागोनिस्ट अगर हम लोग देते हैं उसके कारण प्रोटीन लेवल्स उनके कम आते हैं तो कभी कभी ट्यूमर श्रिंकेज होती है। बट जनरली अगर पिट्यूटरी के जो ट्यूमर्स होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग ज़्यादा होते हैं, और अगर नॉन फंक्शनिंग है, 1 सेंटीमीटर से बड़े है, और अगर वो अपनी जो आँख की जो नसें होती है, ऑप्टिक नर्व, उस पर अगर दबाव डाल रही है, देन इट इज़ अ वेरी कॉमन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। Secondly, most common indication for surgery is if a patient is planning for a pregnancy, she is diagnosed with microadenoma, but it is a prolactin which is not getting reduced by dopamine agonist. तो फिर उसके अंदर हम लोग सर्जरी करके वो जो ट्यूमर होता है उसको निकाल लेते हैं, और वो निकालने के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। ओके सर, आपने सर्जरी के बारे में तो बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या इंडिकेशंस होते हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस की होल सर्जरी? एंडोस्कोपिक अभी जिस हिसाब से इवॉल्व हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो 1 to 2% चांसेस होते हैं। जो अपनी मेन दिमाग की नस होती है वो वहाँ से जाती है खून की, तो उसके कारण वो चीज़ हो सकती है कि उसमें इंजरी हो। दूसरे कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर इनकम्प्लीट रिमूवल है तो जो आँख की नस पे दबाव ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो दबाव नहीं निकले। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि इम्प्रॉपर रिमूवल हो रहा है तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स उसके बाद भी उतना का उतना ही रहता है, तो फिर आपको उसके लिए वापस से डोपामीन एगोनिस्ट चालू करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। आगे डॉक्टर मुकेश जी पूछेंगे आपको क्वेश्चन। हेलो सर। सर, मैंने आपका एकेडमिक प्रोफाइल स्टडी किया, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छी डिग्री अपने न्यूरो सर्जरी में हासिल की है। थैंक यू। मुझे कुछ एक मूवी का डायलॉग कुछ याद आया कि जब हम ऐसे हाई-फाई टर्म्स यूज़ करते हैं तो हम अक्सर पेशेंट से पूछते हैं आपको समझ आया, तो बोलते हैं सर समझ तो नहीं आया पर अच्छा लगा। तो बड़ा एक फेमस मूवी कैप्शन है ये, तो मैं चाहूँगा अपनी डिग्री को थोड़ा ब्रीफ करें एक सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, ताकि एक आम आदमी समझ सके व्हाट एग्जैक्टली आपका एकेडमिक क्या है और इतनी देश विदेश में जाके इतनी कम उम्र में जो आपने इतनी डिग्रियां हासिल की है। मैं चाहता हूँ हमारे देशवासी, सूरतवासी, गुजरातवासी सभी इस बारे में जानें। सो आप इस बारे में बताइए प्लीज़। सर ये आपका बड़प्पन है कि आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ खास मैंने किया नहीं है। पर हाँ, मेरा MCH VS हॉस्पिटल से, जैसे मैडम ने कहा, मैं जो की होल और एंडोस्कोपिक न्यूरो सर्जरी कर रहा हूँ वो बेसिकली अभी और एक इवॉल्विंग फेज में ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट। वेरी फ्यू सर्जन्स है जो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में है जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। बेसिकली मिनिमल इन्वेजिव या की होल सर्जरी जो होती है उसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि पेशेंट का जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स है या न्यूरल टिश्यूज है उसको मिनिमम से मिनिमम या बेयर मिनिमम डैमेज हो, विद द कंप्लीट गोल ऑफ रिमूवल ऑफ वॉट एवर लीजन वी आर टारगेटिंग। जैसे आप लोग ने बहुत कॉमनली सुना होगा कि आजकल गायनेक में जैसे मैडम करती है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमीज हो गई, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमीज हो गई, उसके बाद आप जनरल सर्जरी के सारे अभी विपल ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक होने लगे। इन द सेम वे नाउ ब्रेन ट्यूमर्स आर ऑल्सो पॉसिबल, और ब्रेन की एनी पैथोलॉजीज आर ऑल्सो पॉसिबल एंडोस्कोपिकली, इन विच पेशेंट का जो न्यूरल टिश्यू डैमेज है दैट इज बेयर मिनिमम। इसके बारे में अभी फेज इसका अभी और इवॉल्व हो रहा है। एज टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व मोर, इट विल गेट मोर एडवांस, इट विल गेट मोर बेटर, एंड एज एंड व्हेन द टेक्नोलॉजी विल ग्रो, the clinical importance and the results for this surgery will also grow. सर, यदि मैं सीधी भाषा में समझूं तो क्या पहले जो सर्जरीज होती थी उसमें न्यूरल टिश्यू डैमेज इतना हो जाता था कि कुछ डिफॉर्मिटीज़ परमानेंट ही रह जाती थी, और पेशेंट आज भी इतनी एडवांस आप लोग सर्जरी करें उसके बावजूद भी न्यूरो सर्जरी के नाम से डरता बहुत है, तो उनके उस डर को हटाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सर, विद नो ड्यू रिस्पेक्ट टू माई सीनियर्स जो जनरल न्यूरो सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी से आपको डर लगना बहुत ही स्वाभाविक है कि लग सकता है आपको डर, बिकॉज ब्रेन अपनी पूरे बॉडी की ऐसी एक यंत्र है जो पूरा कंट्रोल करती है। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर पेशेंट को कोई डेफिसिट होता है, या आप मॉडर्न न्यूरो सर्जरी करवाओ कि आप कन्वेंशनल न्यूरो सर्जरी कराओ तो पेशेंट को डेफिसिट होगा और मॉडर्न में नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलूँगा। बट हाँ, जो उसके पोस्ट ऑपरेटिव की जो मॉर्बिडिटी होती है वो ज़्यादा दर्दनाक होती है न्यूरो सर्जरी में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज ऑफ सर्जरी, वो डेफिनेटली मॉडर्न न्यूरो सर्जरी से बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल। एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द न्यूरो सर्जन, आई फील इट डिपेंड्स ऑन
कि वो कितने जल्दी और किस समय पे हमारे पास आ रहे हैं. इफ़ ही इज़ कमिंग एट द राइट टाइम टू अस, देन प्लीज़ आप न्यूरोसर्जरी से बिल्कुल मत घबराइए. पेशेंट्स के रिजल्ट्स आर ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल. तो मतलब जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर मोहित गोयल ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया और आपके लिए बताया कि अब इस नए ज़माने में आपको किसी भी तरीके से न्यूरो सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है. आप उनसे डेफिनेटली बात करिए, उनसे पूरे ऑपरेशन का प्रोसीजर समझिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होगा. नेक्स्ट मैडम प्लीज. यस. अभी नेक्स्ट मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको बैकएक वगैरह के इश्यूज आते हैं. इवन जो पेरीमिनोपॉज फेज में है या तो मिनोपॉजल फीमेल्स है, कभी ना कभी ऐसा बोला जाता है कि फीमेल को लाइफ में कभी ना कभी तो बैकएक की कंप्लेन आती ही है. सो सर थोड़ा हमें ब्रीफ करिए या तो बताइए बैकएक एग्जैक्टली मतलब क्या उसमें होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और बेसिकली क्या केयर करनी चाहिए बैक के लिए. बैक एक रिलेटेड टू प्रेगनेंसी बेसिकली दो टाइप की होती है. एक जो अपनी कन्वेंशनल लंबर बैक पेन होता है वो होता है. दूसरा होता है पेल्विक गर्डल पेन. नाउ पेल्विक गर्डल पेन और लंबर पेन इज टू डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड टू डिफरेंट एंटिटीज जिसका मैनेजमेंट इज डिफरेंट, जिसका डायग्नोसिस इज डिफरेंट एंड जिसके सिम्टम्स आर डिफरेंट. अब जनरली अपने नॉर्मल नोमेनक्लेचर लेमैन में आप बात करो तो जनरली ऐसा होता है कि कमर के रास्ते से कुछ भी पेन नीचे पैर में जा रहा है मतलब साइटिका है. Yes. हाँ, ये अक्सर सर ऐसा is very हाँ, पर पर हर पेन जो लंबर पेन जो आपको प्रेगनेंसी में होता है वो साइटिका नहीं होता है. पेल्विक गर्डल पेन इज अ बेसिक पैथोलॉजी जिसके जो सेम एज साइटिका मिमिक करती है वैसी की वैसी ही होती है, जिसका पेन आपको पीछे बैक से शुरू होता है, आपका ग्लूटियल रीजन में जाता है, फिर थाइस के पीछे से जाके नीचे काफ तक जाता है. पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वो पेन कभी भी आपको फुट में नहीं जाएगा. पेल्विक गर्डल पेन जो लंबर पेन है वो आपके कन्फाइन टू द खाली बैक में रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बटक्स तक जा सकता है. अब दोनों की चीज़ में बेसिक पैथोलॉजी जो प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ये पेन होता है उसके बेसिकली 4 कारण है. मेन जो कारण है वो है मैकेनिकल. एक तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के कारण जो वेट गेन हो रहा है उसके कारण जो यूट्रस का एक्सपेंशन है जो उसमें कारण अपने अब्डोमिनल मसल्स का जो स्ट्रेंथनिंग है और उनका सारा स्ट्रेंथ जो होता है वो यूट्रस को होल्ड करने में लग जाता है. दूसरी चीज़ है कि पोस्चर जो अपना ख़राब होता है वो बेसिकली इसलिए होता है कि अपने जो नॉर्मल बॉडी में भगवान ने जो आपको सर्वाइकल स्पाइन लंबर स्पाइन दिया है उसमें एक यू शेप का कर्वेचर है. जनरली प्रेगनेंसी के कारण जब अपने मसल स्ट्रेचिंग होती है तो वो यू शेप का जो कर्वेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण अपनी बॉडी के ऊपर अपने हिप्स के ऊपर लोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है जो पेन एग्रीवेट करती है. तीसरी है हार्मोनल्स के कारण देयर इज अ चेंजेस इन द कोलेजन. जो अपने बॉडी के अंदर जो मसल स्ट्रेंथिंग के जो कोलेजन होते हैं वो कोलेजन जो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो चेंज हो जाती है विच कॉजेज पेन. एंड फोर्थ पेन इज दैट द पेशेंट इज ऑलरेडी अ नोन केस ऑफ डिस्क लंबर डिस्क प्रोलैप्स है उसको ऑलरेडी, तो उसके अंदर वो केसेस आपके एग्रीवेट हो जाते हैं. नाउ बैक पेन इन प्रेगनेंसी जनरली आप अगर बेसिक फिजियोथेरेपी अगर आपकी अच्छी हो, आपका बॉडी पोस्चरल अच्छा हो और आप जनरल एक्टिविटी आप अगर अपनी अच्छे से कर रहे हो तो वो सिम्टम्स आपके ओवर द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन एलिवेट हो जाते हैं. हाँ, इन सम केसेस देर आर जब अपनी फिजियोथेरेपी या एनसे या जो भी पेन किलर्स आपके गायनेक जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उससे नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है, वेयर देयर कैन बी अ पैथोलॉजी कॉल्ड एज सेक्रोइलियाइटिस. वो बेसिक पैथोलॉजी ऐसी है कि उसके अंदर अपने जो सेक्रम बोन जो अपनी जो टेल बोन होती है उसके और जो अपना हिप बोन होता है उसके बीच में सूजन आ जाती है. वो डायग्नोसिस करना और उसको ट्रीट करना और उसके ट्रीटमेंट के अलग अलग मोडालिटीज़ होती है जो हम लोग जनरली हमारे न्यूरोसर्जिकल ओपीडी में हम लोग बहुत देखते हैं. ये प्रेगनेंसी के बेसिक बैक पेन्स है, बट 70 to 80% या 90% पेशेंट्स जनरल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से प्रेगनेंसी के बैक पेन ठीक हो सकते हैं. सर यदि आपकी बात को मैं सरल शब्दों में समझूं तो लंबर पेन मतलब लोअर बैक पेन और
सैक्रोइलियाटिस जो आपने बोला, वो मतलब कूल्हे के रीजन का पेन, ग्लूटियल रीजन का पेन। आमतौर पर सर ये पेशेंट ये टर्मिनोलॉजी तो नहीं समझ पाते हैं, तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में पेन हो तो कभी आप उसको सिर्फ शिएटिका के एंगल से ना देखें। यदि प्रेगनेंसी के बाद है तो कंसर्न गायनिक से बात करें, और यदि प्रेगनेंसी रीजन नहीं है, किसी मेल पेशेंट में है या पहले कोई रीजन नहीं था, तो न्यूरोसर्जन से जरूर मिलें, ताकि आप हर चीज शियाटिका नहीं हो सकती। एम आई राइट सर? यस, बिल्कुल जैसा सर ने कहा है, सर ने जो डिस्क्राइब किया है वो एब्सोल्युटली राइट है। नॉट ऑल लंबर पेन्स आर सियाटिक पेन्स, मोस्ट ऑफ देम आर, बट आप एक कंसर्न डॉक्टर जो भी उसके जो स्पेशलिस्ट है उनसे मिले, उनसे एग्जामिन करिए, एंड देन यू विल गेट अ बेटर ओपिनियन ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज योर पैथोलॉजी। यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर मोहित ने बताया कि फिजियोथेरेपी जैसे एंटीनेटल फेज होता है, प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं उसमें नॉर्मल बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि लंबर लॉर्डोसिस, यानी कि आपका ये जो कर्वेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो मसल्स हैं उसके ऊपर स्ट्रेन आता है, और यह भी बहुत ही कॉमन रीज़न है बैक एक का। सो ऑर्किड हॉस्पिटल में हमारे पास फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, फुल टाइम डायटिशियन भी अवेलेबल है, ताकि ये जो माइनर बैक एक वगैरह के जो इश्यूज़ हैं, इवन जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो पेशेंट अच्छे से कर पाए, और आफ्टर डिलीवरी भी उनको एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से फॉलोअप लिया जाता है, ताकि बैक टू नॉर्मल उनके जो मसल की स्ट्रेंथनिंग डेवलप करनी है वो भी पॉसिबल हो जाए। नेक्स्ट सर। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक पिन होल सर्जरी मैंने आपके इंट्रोडक्शन में स्टडी किया सर। एज ए डॉक्टर जब हम लोग MBBS किया करते थे सालों पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, तो सर हमारे टाइम में सर्जरी की एक बड़ी गजब परिभाषा होती थी, बिग सर्जन मतलब बिग स्कार। अब आप बिल्कुल पिन होल सर्जरी लेके आए हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा कमेंट पिन होल सर्जरी पर भी करें, ताकि ये आज के परिप्रेक्ष्य में पेशेंट के लिए कितनी फायदेमंद है और नॉन रिस्की है, उस बारे में थोड़ा इलाबोरेट करें प्लीज। देखिए, पिन होल न्यूरोसर्जरी का बेसिक कंसेप्ट वही है जो आप एक दरवाजे में आपने पिन होल लगाया होगा, पीप होल। आप पीप होल लगाते हो तो आप पीप होल देखते हो बहुत ही छोटा होता है, राइट। पर जब आप उससे देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि आपको पूरा बाहर का पैनोरामिक व्यू दिखता है। दिस इज द सेम कंसेप्ट ऑफ पीप होल न्यूरोसर्जरी, पिन होल न्यूरोसर्जरी, की होल न्यूरोसर्जरी। जो हमारी ब्रेन की जो स्कल की ओपनिंग होती है वो इस तरीके से इतनी स्पेसिफिक हम लोग करते हैं कि हम लोग जब उसके थ्रू देखते हैं तो हम लोग को पूरा पैनोरामिक व्यू ऑफ द पैथोलॉजी मिलता है। तो जो बेसिक, जो पहले के ज़माने में जो बिग स्कार गिव यू अ बेटर स्टोरी एंड एवरी स्कार हैज अ स्टोरी, वो चीज़ें अब नहीं रही, अब एब्सोल्यूट हो गई है, वो बीते ज़माने की चीज़ है। राइट नाउ कॉस्मेटिक भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना आपको सर्जिकल गोल भी इम्पोर्टेंस है। एंड ये बेसिक पीप होल का, बेसिक पिन होल, की होल न्यूरोसर्जरी का ये कंसेप्ट है जो मेरे बॉस ने हमें सिखाया है। दूसरा डॉक्टर मोहित, मुझे पूछना है कि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि कामरेज में कुछ 3 साल का जो बच्चा है उसका आपने सर्जरी किया था, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको यह जो 3 साल का इतना छोटे बच्चे में आपने जो सर्जरी किया है उसके बारे में थोड़ा इलाबरेट कीजिए। बेसिकली वो बच्चा जो था वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था, जिसके कारण उसके जो ब्रेन का स्कल बोन है वो पूरा पेनिट्रेट होके ब्रेन पेरेन्काइमा में चला गया था। सो इट वाज एन इमरजेंसी सर्जरी, अ वेरी यूनिक थिंग। आई थिंक यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव सर्जन्स ही कर रहे हैं, गुजरात में भी। और बेसिकली हम लोग को बोन चिप जो अंदर घुस गई थी पूरी ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर, वो निकालनी थी। उसके साथ साथ द मेजर गोल वाज कि 3 साल का बच्चा है तो हम लोग को ये चीज़ देखनी थी कि हमें पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को कोई भी इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट या वैसी कोई उसके कारण की सर्जरी ना हो। तो उसके अंदर हम लोग ने एक पिन होल सर्जरी जो की होल न्यूरोसर्जरी है वो किया था। अराउंड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का स्मॉल इंसिजन था, एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस द पेशेंट डिड वेल एंड ही वाज डिस्चार्ज इन 2 days। नहीं सर, आप जैसे इतने काबिल सर्जन सिटी में हैं और आपने वो ऑपरेशन किया, बहुत बहुत बधाई सर आपके लिए। मैंने कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मैं आपसे एक अगला सवाल मेरा ये है कि जहाँ तक एंडोस्कोपी की बात है, हम लोग चेस्ट और एब्डोमेन से ही कनेक्ट करते थे अपने टाइम में, पर हमने देखा है अब आप एंडोस्कोपी ब्रेन के लिए लेके आए हैं, तो सर थोड़ा इस संदर्भ में आप कुछ विस्तार से समझाइए कि एंडोस्कोपी कैसे डिफरेंट होती है जो वो ब्रेन के कंसर्न में हम लोग डिस्कस करते हैं। जनरली ब्रेन के कंसर्न में जो आप एंडोस्कोपी की बात करते हो वो बेसिकली आप
दो तरीके से कर सकते हो। एक जो अपनी बॉडी के अंदर जो नेचुरल कॉरिडोर्स हैं, दैट मीन्स कि अपने नाक के रास्ते से जाके हम लोग एंटीरियर स्कल बेस, मिडल क्रेनियल फोसा, वो सब की जो सर्जरीज कर सकते हैं, वो एक हो गई। आप अगर, और दूसरी सर्जरीज ये होती है कि अपना ब्रेन इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर विच इज एनक्लोज्ड, एंड उनके जो ब्रेन और स्कल बोन के बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती है, और वो स्पेस को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो एंडोस्कोपिकली। जो आप, जैसे आपने देखा होगा जनरल सर्जरी या गायनेकोलॉजी सर्जरी में आप हवा भरते हो पेट के अंदर, पेट का स्पेस बढ़ाने के लिए, उस तरीके से ही हम लोग हमारी ब्रेन की जो पोजीशनिंग होती है वो इस तरीके से करते हैं ताकि हमें और स्पेस मिले, और जिसके थ्रू वो स्पेस को हम एक्सप्लॉइट करके हम लोग एंडोस्कोप डाल के वो ऑपरेशन करते हैं। So that's why it's called endovascular endoscopic neurosurgery. यस सर। Very nice. Madam, please. यस सर, जिस तरह से अभी आप ये जो एडवांस्ड न्यूरो सर्जरी के बारे में बताया, तो क्या यह सारी सुविधा सूरत में लाइक अवेलेबल है? और अगर कोई पेशेंट को ऐसी कुछ सर्जरी की, हम तो सोचते हैं कि ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जैसे आपने यह इमरजेंसी केस बताया, तो ऐसा हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है एनी टाइम। सो ऐसा अगर हमारे व्यूअर्स हैं, उनको किसी को कांटेक्ट करना है, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? मैं एज अ फ्रीलांसर, मैं सूरत की जितनी भी मेजर बिग हॉस्पिटल्स है वो सब में अटैच हूँ। आप मेरे नाम से जाके आप कोई भी मेजर हॉस्पिटल्स में जाके आप एडमिट हो सकते हैं। बाकी मेरे अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर, अभी मैंने नंबर दिया हुआ है, वो नंबर फ्लैश होगा, तो आप उसमें कॉल करके आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। और हाँ, अब जो न्यूरो सर्जरी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, वो न्यूरो सर्जरी आप समझिए अहमदाबाद जैसे बड़े शहर या बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में भी बहुत ही सिलेक्टिव सेंटर्स है, या शायद तक कोई भी सेंटर नहीं है जो ये सब सर्जरीज कर रहा है। Now I don't think there is any reason of them to go, or they cannot do that neurosurgery in Surat. Okay, so thank you Dr. Mohit ji, and thank you so much Dr. मुकेश परासर जी। और हमारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको न्यूरो सर्जरी के रिलेटेड, या तो हमने जो भी डिस्कशन किया रिगार्डिंग कमर का जो दर्द होता है, इवन हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, इसके रिलेटेड, या तो न्यूरो सर्जरी के रिलेटेड यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड कोई भी ऐसी क्वेरीज है, तो आप इवन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और वह सारे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह भी हम सर को शेयर कर देंगे, और उनके जो डिटेल्स रहेंगे वह भी आपको शेयर किए जाएंगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स।